वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे पीजीटी इकोनॉमिक्स का है, टीजीटी इकोनॉमिक्स का है, कॉलेज लेक्चर हो गया, बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लीजिए आज का, शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था प्योर मार्केट इकोनॉमी में किनके उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, किनके उद्देश्यों की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, उपभोक्ताओं के। ठीक है, उपभोक्ताओं द्वारा जिन वस्तुओं की मांग की जाती है उन वस्तुओं का उत्पादन करने में उत्पादकों को, फर्मों को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए जो उत्पादक हैं, फर्में हैं, वो उपभोक्ताओं की वस्तुओं की मांग, उनकी फैशन रुचि पसंदगी के अनुसार क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कृषि पदार्थों के समर्थन मूल्य का उदाहरण संबंधित है। कृषि पदार्थों का समर्थन मूल्य, ठीक है, यह हो जाएगा आपका निम्नतम कीमत निर्धारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बाजार में जब फसलें, कृषि पदार्थ अगर कट के आती है जैसे फसलें, तो उस समय क्या होता है, इनकी पूर्ति बढ़ जाती है और पूर्ति बढ़ने से जो संतुलन कीमत होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब किसान लोग जो होते हैं वो अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो अनिश्चितता है, इससे बचने के लिए सरकार क्या करती है, इन कृषि पदार्थों का एक न्यूनतम मूल्य पहले से ही घोषित कर देती हैं। जैसे कि माना कि ये कीमत है 100 रुपये, लेकिन सरकार ने निर्धारित कर दिया कि न्यूनतम कीमत कितनी है, 120 रुपये है। तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, ये कृषि पदार्थों के संदर्भ में लागू होता है। तो निम्नतम कीमत, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव होता है। ठीक है, जो इंफीरियर गुड्स होती हैं उनके संदर्भ में आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आय में वृद्धि के साथ में जो निम्न स्तरीय इंफीरियर गुड्स है, घटिया वस्तुएं, उनकी मांग क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अगला देखिए, एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन बंदी बिंदु होगा। एक फर्म का शटडाउन पॉइंट, जब अल्पकाल में फर्मों को हानि होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बंद करने का बिंदु क्या होगा, जब फर्में अपनी औसत परिवर्तनशील लागत को ही नहीं निकाल पाती हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब वस्तु की कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाएगी, तो ये बिंदु क्या है, फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु हम कह सकते हैं, शटडाउन पॉइंट। अगला है, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से अन्य वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी, मांग की तिरछी लोच कहेंगे। किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। अगला देखिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं। देखिए जब आप तटस्था वक्र बनाते हो, उदासीनता वक्र इस आकार का बनता है और इस आकार को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल। और उत्तल होने का कारण क्या है कि ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या होती हैं, घटती हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना आपको, घटती हुई, डिक्रीजिंग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, तटस्थता वक्रों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल सही हैं। फिर ये वक्र हमेशा दाईं ओर झुके होते हैं या ऋणात्मक ढाल का होता है, ये भी बिल्कुल सही हैं। अलग अलग तटस्थता वक्र संतुष्टि के समान स्तर को दर्शाते, ये गलत है। अलग अलग तटस्थता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं और कोई भी दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं सही हैं। तो गलत कथन जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत को जनसांख्यिकी विभाजन का देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्यशील जनसंख्या है
15 से 64 वर्ष की जो आयु वर्ग की जनसंख्या है उसका अनुपात अधिक है इस वजह से। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसका जनक किसको माना जाता है भारत में? विश्व में अगर हम देखें तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो श्रेय दिया जाएगा वो दिया जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला देखिए, अनाज का बफर स्टॉक सरकार के लिए निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? ठीक है, सरकार क्या करती है? अनाज का स्टोर करके उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वो उनका प्रबंधन करती हैं, लेकिन साथ ही साथ में रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य की भी प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला है, भारत को जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जाना जाता है या माना जाता है क्योंकि जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर भी ऊंची है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या की संक्रमण व्यवस्थाओं का सही क्रम निम्न में से क्या होगा? तो सबसे पहली अवस्था में अगर हम देखें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती हैं? उच्च होती हैं। तो सबसे पहले आना चाहिए थर्ड। उसके बाद में क्या होता है? जन्म दर तो ऊंची होती है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण। तो सेकंड अवस्था आ जाएगी फिर आपकी ये सेकंड। और फिर उसके बाद में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आएगी। तो यहाँ पे आपका जो सही क्रम होगा वो होना चाहिए 3, 2, 1 ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है? ठीक है, भारत देखिए यहाँ पे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत ने अप्लाई कर रखा है लेकिन अभी तक उसको मान्यता नहीं मिली है। फिर कोलंबो प्लान का, ठीक है, कोलंबो प्लान आया था जिससे आपका ये इसमें 27 देश हैं शायद इसके सदस्य देश हैं, और 1950-51 में एक तरह से इसका गठन हुआ था जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? कोलंबो श्रीलंका में। तो कोलंबो प्लान का भारत सदस्य हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के सदस्यता भी भारत को मिल चुकी हैं, फिर भी इसको आप चेक कर लेना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का भी सदस्य हैं। तो देखिए कोलंबो प्लान का सदस्य हैं, एशियन डेवलपमेंट का भी हैं, डेवलपमेंट बैंक का, और OECD का भी बन चुका है। ठीक है, फिर भी इसको आप एक बार चेक कर लेना। तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए दूसरा, तीसरा और चौथा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, सेंसेक्स का संबंध है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स एक तरह से क्या होता है? एन इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ लार्ज कंपनी। ठीक है, बड़ी कंपनियों के स्टॉक का सूचकांक हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबों अथवा कृषकों को निम्न में से किस पर अनुदान दिया जाता है? सब्सिडी उर्वरक पर दी जाती हैं, केरोसिन पे दी जाती हैं, LPG पे दी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग में नीति NITI का अर्थ होता है। ठीक है, NITI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वे भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने भारत के धन के निष्कासन को इस पुस्तक में बताया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की एक बुक पब्लिश हुई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी शायद। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।
फिर नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ऐसा करो 2020-21 कर लेते हैं। ठीक है, 2020-21 लेटेस्ट जो डेटा है उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है। ठीक है, आर्थिक सर्वे जो प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार अगर हम देखें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान उसका घटता क्रम, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग है 54% के आसपास हैं। और उसके बाद में आपका आ जाएगा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है 26% के आसपास है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है वो कितना है 20%। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। सेवा, कृषि, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का क्या पर्पज है। तो राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य होना चाहिए कि साख सुविधाओं का विस्तार करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन साख सुविधाओं का विस्तार करना प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। अगला देखिए, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग नेशनलाइज्ड बैंक हैव बीन मर्ज्ड रिसेंटली। ठीक है, वर्तमान समय में किन 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों को मर्ज किया गया है। तो ये होना चाहिए देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, गिल्ट आधारित प्रतिभूति या जिनको श्रेष्ठ प्रतिभूति भी कहा जाता है होती हैं। तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज जो हैं वो सरकार के द्वारा जारी की जाती होगी। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, नोटों का निर्गमन करता है, फिर मौद्रिक नीति का भी निर्माण करता है और सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, 1, 3 एंड 4 ये तीनों सही हैं। अगला देखिए, रेपो दर वह दर है। ठीक है, रेपो दर क्या होती है, जिस पर रिजर्व बैंक क्या करता है, व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, निवेशकों के लाभ की सुरक्षा करना, स्टॉक बाजार में ब्रोकर की क्रियाओं का नियमन करना, स्टॉक बाजार में पारदर्शिता जो है वो बनी रहे और स्टॉक बाजार में जो वृद्धि है, हेल्दी ग्रोथ है, उसको इंकरेज करना, प्रोत्साहन देना। तो ये आंसर हमको सभी सही लग रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में होगा। डेवलप्ड इकोनॉमीज हम किसको कहेंगे, जहां की प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक तरह से क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत बड़ी होती हैं, अधिक होती हैं, वो एक तरह से विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर की माप की जाती है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर को मापने के लिए ग्रोथ रेट जो है वो किसके आधार पर मापी जाती है, राष्ट्रीय आय के आधार पर। ठीक है, उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, किसी देश के जीवन स्तर को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, आर्थिक वृद्धि दर को मापने के लिए राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया जाता है और उस देश में लोगों का जो जीवन स्तर है उसको मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी देश में आर्थिक वृद्धि का श्रेष्ठ माप है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 1951 से भारत में, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि होने की जो दर है, रेट है, वो एक तरह से क्या है? थोड़ी धीमी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। देखिए बच्चों, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है किसी क्वेश्चन में, तो आपको अगर किसी में थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर मैं उसको देख लूँगा उसके बाद में उसको मैं चेक कर लूँगा एक बार। अगला देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा जिस कीमत पर अनाज क्रय किया जाता है ताकि बफर स्टॉक बना रहे, तो इसे कहा जाएगा। ठीक है, सरकार क्या करती है? जैसे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं। ठीक है, और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर बाजार में उससे कम कीमत पर किसानों को माल बिकता है तो फिर सरकार क्या करती है? उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज या जो खाद्यान्न है उनको वो खरीद लेती हैं, जिसको एक तरह से यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला देखिए, यदि बचत निवेश से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था में बचत ज़्यादा है जबकि निवेश क्या हो रहा है? कम, और बचत ज़्यादा होने से क्या होगा? जो राष्ट्रीय आय है उसमें एक तरह से कमी आएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की निम्न दर का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, प्रमुख कारण हो सकता है एक तो पूंजी उत्पाद का उच्च अनुपात हो सकता है, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर है, जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम होगी, तो ये भी हो जाएगा। फिर बस ये दो होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, भारत में बढ़ती हुई कीमतों को किसके द्वारा जांचा जाता है? बजट नीति और मौद्रिक नीति के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, बजटीय घाटे का अर्थ होता है, बजटीय घाटा जब कुल व्यय कुल राजस्व की तुलना में कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? बजटीय घाटा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो, कुल प्राप्तियों में ऋणों के अलावा, ठीक है, ऋणों के अलावा सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, इनकी तुलना में कुल व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा कहेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, संघीय बजट में राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, जो बजट होगा उसमें राजकोषीय घाटा क्या होगा? बजटीय घाटा और ऋण कितने हैं? ठीक है, आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण मिला के, ऑप्शन सी। अगला देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद में एनडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर जोड़ दिया जाए एनएफआईए, तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, ये हमारा घरेलू है, घरेलू में एनएफआई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये राष्ट्रीय। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा शुद्ध राष्ट्रीय आय से ज़्यादा होती है। सकल जो होता है वो हमेशा शुद्ध से ज़्यादा होता है, क्योंकि सकल में क्या होता है? जो मूल्यह्रास से डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो शामिल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला देखिए, राष्ट्रीय आय संबंधित हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होते हैं? एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आय जो है वो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से संबंधित हैं। समस्त वस्तुएं, चाहे वो पूंजीगत वस्तुएं हैं या फिर जो उपभोक्ता वस्तुएं, अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना में वृद्धि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की तुलना में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो मुद्रास्फीति है, सामान्य कीमत स्तर है, वो क्या है? निरंतर बढ़ता जा रहा है। करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन बी होगा। ज्यादा करेक्ट आंसर सही कौन सा है वो आपको देखना होता है। नेक्स्ट देखिए, श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी को मापा जाता है। रियल वेजेस ऑफ वर्कर्स को मेजर करने के लिए हम क्या देखते हैं? उनकी जो भी इनकम है, आय है, उसकी क्रय शक्ति कितनी है। ठीक है, परचेसिंग पावर के आधार पर हम देखेंगे। अगला देखिए, वास्तविक राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होती है वास्तविक और एक होती है मौद्रिक। मौद्रिक में क्या होता है? चालू कीमतों पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो वो कौन सी होगी? मौद्रिक होगी। और जब स्थिर कीमत, यहाँ पे कीमत है, स्थिर कीमतों पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को हम क्या कहेंगे? वास्तविक राष्ट्रीय आय। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, हेरल्ड डोमर का वृद्धि मॉडल किन दो तत्वों में संबंध पे आधारित है? हेरल्ड डोमर मॉडल बचत और निवेश। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर सेन के अनुसार निर्धनता है। ठीक है, निर्धनता को मापने के लिए अमर्त्य सेन जो है उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को दिया था। ठीक है, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय योजनाओं का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? ठीक है, भारतीय योजनाओं का दीर्घकालीन उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, भारत में योजनाओं का अवकाश कहा जाता है। ठीक है, योजनाओं का जो अवकाश हुआ था वो हुआ था 1966 के बाद में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। देखिए, भारत की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी तृतीय योजना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से आशय है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में एकीकरण। ठीक है, जो प्रतिबंध होते हैं उनको एक तरह से कम करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए। दूसरे देशों के साथ यथासंभव जो प्रतिबंध है उसको एक तरह से न्यूनतम करना क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।